हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फील्ड एजुकेशंस। देखो बच्चों, हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। कारण था कि मैं यहाँ पर एक नई जगह में शिफ्ट हुआ हूँ, नए इंस्टीट्यूट में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। और नए जगह पर वापस से स्टूडियो क्रिएट करना काफ़ी टाइम लग जाता है इन सभी कामों में। वहाँ पर मैं जहाँ गुजरात में रह रहा था वहाँ पर सब कुछ सेटअप था, तो कोई दिक्कत नहीं था। यही वजह था कि काफ़ी दिनों से वीडियो मेरी आ नहीं रही थी। बट मैं अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली और अलग अलग टाइप के मैं वीडियो ऐड करूं और अलग अलग चैप्टर पर मैं बनाऊं। पहले मैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पर वीडियो बना रहा था, उसे भी मैं कंटिन्यू करूंगा। बट मैं यहाँ पर जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज फ्रॉम क्लास 11th एंड द चैप्टर नेम इज मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में। आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपका इस चैप्टर में अगर कमांड बन जाता है तो समझ लो कि रेस्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर ये आपको काफ़ी आसान लगेगा। दैट मीन्स मोल्स के प्रॉब्लम में आपको फंसना नहीं है। अगर मोल का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी आसान लगेगा। तो देखो हम लोग वन बाय वन इस पर हम लोग प्रोसीड करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। बेसिक से हम लोग एडवांस तक जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि तुरंत ही एकदम एडवांस से कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, ऐसा नहीं। एकदम बेसिक से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। एटॉमिक मास को एक्चुअल में किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसे किस तरह से लिखा जाता है। तो देखो, आप लोग पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास का डेटा आप देखे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट इज नॉट ए रियल मास ऑफ ऑल दोज एटम। वो सारे के सारे एलिमेंट का वहाँ पर रियल मास नहीं मेंशन होता, वो एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास मेंशन होता है। देन नाउ द क्वेश्चन इज दैट एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या होता है। तो देखो, अगर आपको एक्चुअल में एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एटम में पाए जाने वाला सब पार्टिकल्स कौन कौन सा है और उसका मास क्या होता है। और अगर उन सभी के मास को ऐड करोगे देन यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ व्हाट ऑल दोज एटम। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम। कार्बन रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हमें पता है कि जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 6 एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 सेम। और यहाँ पर इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है 12 होता है। आपको पता होना चाहिए कि जितना एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक एटम न्यूट्रल स्पीसीज होता है, सो नो डाउट यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट शुड बी ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। इसके बाद हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो मास नंबर होता है दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द टॉप। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ये हमारा क्या होता है मास नंबर होता है। मास नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाता है मास नंबर माइनस व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के नंबर को अगर आप माइनस कर दोगे देन यू विल गेट द व्हाट, आपको क्या मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। दैट मीन्स 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो देखो, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो चीज़ पहले समझ लो। अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यहाँ पर कार्बन के मास को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास 6 प्रोटॉन है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मास ऑफ ऑल 6 प्रोटॉन। यहाँ पर 6 प्रोटॉन के मास को मैं ऐड करूँगा। साथ ही साथ मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ ऑल 6 न्यूट्रॉन। 6 न्यूट्रॉन के मास को भी मैं ऐड कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मास ऑफ ऑल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के मास को मैं ऐड कर देता हूँ, देन यू विल फाइंड दैट मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 6 प्रोटॉन का क्या हो जाएगा बच्चे 6 इंटू 1.66
6 इंटू 10⁻⁻24 इतना ग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर मास ऑफ ऑल 6 न्यूट्रॉन। तो देखो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली क्या होता है, प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड आप एग्जैक्टली इक्वल आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नाउ जो रेस्ट मास रह गया वो किसका रह जाएगा, मास ऑफ ऑल 6 इलेक्ट्रॉन। मैं ये सारा का सारा मास ग्राम में यूज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ सबसे स्मॉल मास किसका है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे स्मॉल मास जो है वो है इलेक्ट्रॉन का मास, जो किस ऑर्डर में है, -28 के ऑर्डर में है। जबकि बाकी सभी का मास अगर आप देखोगे तो -24 एंड -24। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलेस्ट डेटा यू कैन इग्नोर ड्यूरिंग द समेशन। जब आप इसे क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो इस टर्म को आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट क्यों किया हमने? मान लो कि आप किसी से क्या कर रहे हो, किसी को आपने 1 लाख रुपीस दिया, उसने सारा रिटर्न कर दिया, बट 1-2 रुपीस अपने पास रख लिया, तो क्या आप उससे मांगने जाते हो? नहीं जाते हो, क्योंकि स्मॉल वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उसके लिए किसी को बहुत ज़्यादा सुनाया नहीं जाता। तो उसी तरह से जब मैं इन सभी ऑर्डर को, इस सभी डेटा को मैं ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, काफ़ी स्मॉल है। और अगर ये काफ़ी स्मॉल डेटा है देन यू कैन इग्नोर दिस। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेस्ट रह जाता है हमारे पास मास ऑफ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। और इन दोनों का ऑर्डर सेम होने की वजह से आप इसे डायरेक्टली जोड़ सकते हो, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपको पता होना चाहिए कि जो आप 12 देखते हो ना, दिस इज द मास नंबर, दैट इज नॉट द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन। एक्चुअल मास क्या निकल कर आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द 19.92। इधर ध्यान से देख लो, 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ वन कार्बन। 1 कार्बन का ये मास है। और याद रखना, क्योंकि इस तरह के डेटा को यहाँ पर स्टडी करना काफ़ी टफ हो जाएगा, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या करा, उसने यहीं पर चेंजिंग कर दिया। उसने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, क्यों ना इसे एक यूनिट का नाम दे दिया जाए। और इस यूनिट का नाम में क्या आ गया, दैट इज 12 AMU। इसे क्या मान लिया गया बच्चे, इसे मान लिया गया 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पर अब इसे और भी सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब इसे सिंपली क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास 12U, वेयर 1 AMU वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 AMU का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज द यूनिट ऑफ मास। तो इस तरह से अगर आप मास को, कार्बन के मास को ही यहाँ ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, यू विल गेट 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जबकि यहाँ पर अगर इस तरह से अगर आप यूज करते हो, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और 1961 को इसे एडॉप्ट कर लिया गया था इस टर्म को। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम किसी भी एटम का अगर मास निकालना चाहते हैं, सिंगल एटम का, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 12 AMU 12U, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखो, बाकी सारे एलिमेंट का जो मास है ना, वो कार्बन के रेस्पेक्ट में ही निकाला गया। जो मास स्केल होता है वो कार्बन के रेफरेंस में मेजर किया गया है, क्योंकि बाकी सभी एटम का जो मास निकाला गया होगा उसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होगा वो क्या था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक के हेल्प से बाकी सभी एलिमेंट का मास निकाला गया, बट जो रेफरेंस लिया गया वो किसके रेस्पेक्ट में लिया गया, कार्बन के रेस्पेक्ट में लिया गया। ऑलराइट, और कार्बन के रेस्पेक्ट में लेने का वजह क्या था, तो देखो कार्बन का है ना कुछ अलग अलग तरह का क्वालिटी है। कार्बन क्वालिटी में सबसे पहला जो है ना, इसका एबंडेंस है। ऑलराइट, सेकेंड जो है इसका लेस नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। अगर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो 12 होता है, कार्बन 12 का जो आइसोटॉप्स है वो 99, दैट मीन्स 98.9% एग्जिस्ट करता है। जबकि इसका जो दूसरा आइसोटॉप्स है कार्बन 13, इसका जो परसेंटेज है वो कितना है 1.11% है। दैट मीन्स अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी,
इन अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एज ए रिफरेंस कार्बन 12 ले रहा हूँ, दैट मीन्स कार्बन का सब्सटेंस ले रहा हूँ एज ए रिफरेंस फॉर मेजरिंग द मास, देन एरर हमारा क्या होगा, एरर बहुत कम आएगा, क्योंकि जो इसका जो आइसोटोप्स है कार्बन 12 वाला वो 98.9% एग्जिस्ट करता है। रेस्ट जो आइसोटोप्स है कार्बन 13 वो क्या है 1.11% है, ये बहुत ही कम है। तो इसीलिए जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है एज ए रिफरेंस, तो हमारा जो एरर जो होता है वो बाकी सभी के रिलेटिव मास में बहुत कम आता है। बस यही वजह है कि यहाँ पर एज ए कार्बन के रिस्पेक्ट में रेफरेंस लिया गया है। अब सवाल होता है कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? ये तो समझ में आ रहा है कि कार्बन के रेस्पेक्ट में बाकी सभी का मास निकाला गया है, लेकिन अगर बाकी सभी का मास निकाला गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, तो उसे निकाला कैसे गया, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो वो चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। आप इस वैल्यू को फिलहाल यहाँ पर ध्यान में रखना कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जैसे स्टूडेंट जैसे देखेगा ना वो तुरंत क्या कर देगा, 12 ग्राम लिखा होगा तो 12 ग्राम उसको याद आ जाएगा। तो 12 ग्राम नहीं करना है, 12 AMU कर लो। अगर 12 AMU दे रखा है दैट इज करेक्ट, या फिर ये डायरेक्टली अगर ग्राम में ही देखना चाहते हो तो इस डेटा को ध्यान में रखना, ठीक है। जो कैसे आ रहा है, इसको 12 को 1.66 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कार्बन को एज ए रेफरेंस रखा गया है। मैं इसे शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर आप यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ एक्चुअल मास मैं बोल सकता हूं इसे, मास ऑफ दैट एलिमेंट जो कि एक तरह से क्या है, इसका एक्चुअल मास है, तो आप इसको जोड़ लेना। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज दैट इफ़ यू वांट टू मेजर द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप यहाँ पर मेजर करना चाह रहे हो क्या, अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन का क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का भी उसी तरह से मैं करूँगा। 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, और उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 AMU। 16 AMU का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या इस तरह के मास को मैं पीरियोडिक टेबल में यूज कर सकता हूँ? अगर इस तरह का मास लिखा होता है ना पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल पढ़ने का मन ही नहीं करता, इसीलिए इस तरह का मास हम लोग नहीं यूज करते हैं। इसके बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। और मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करा, वो क्या होता है 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ध्यान में रखना 1/12 को इसके ये कर दो, डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, and you will get again 1.66 into 10⁻⁻24 gram, and this value will be cancel out and you will get the 16. So is it their unit? देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए पीरियोडिक टेबल में कोई यहाँ यूनिट नहीं लिखा होता है 16 ग्राम या 16 AMU। ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ना, ग्राम एंड ग्राम दैट विल बी कैंसल आउट। सो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग द व्हाट, मास नंबर। आपको क्या मिल रहा है, मास नंबर मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। इन सभी चीज़ को समझने के बाद हमें अगर एक सवाल पूछा जाए, सिंपल वे में एक सवाल मैं दे रहा हूँ इसी में, कि अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द
एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, इन दोनों का आंसर क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछे कि एक्चुअल मास क्या होगा यहाँ पर नाइट्रोजन का, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? आंसर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल मास, दैट इज एक्चुअल मास दैट शुड बी इक्वल टू 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो, या फिर अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, या फिर आप इसको जस्ट लिख सकते हो क्या? 14 AMU। जबकि अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास में आप क्या करोगे? आप यहाँ पर लिख सकते हो 14, यहाँ पर जस्ट आपको 14 मेंशन करना है। सो दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस इज नॉट द एक्चुअल मास, दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटॉप्स। सो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आप यहाँ पर जोड़ सकते हो कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, वो किसके बराबर आया? वो 1 AMU के बराबर आया या नहीं? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम आया। तो मैं यहाँ पर से ये फॉर्मूला बना सकता हूँ कि भाई यहाँ पर जो होगा 1 AMU, इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा? या फिर 1U दैट शुड बी इक्वल टू 1/12 इंटू यहाँ पर हो जाएगा क्या? मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन 12 एटम। यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर एक और टर्म समझना है कि जो मोल का जो कॉन्सेप्ट है, जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक जो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं वो तो एटम के मास के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बट इन रियल सिनारियो क्या हम लोग एक एटम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं? नहीं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बल्क क्वांटिटीज़ में होता है, और बल्क क्वांटिटीज़ में काफ़ी सारे एटम को लेना होता है। हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना है अभी तक जो कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट सिंगल एटम के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे। ऑल राइट, तो ये तो जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है कि कोई चैलेंज करता है कि मैं कर लिया एक्सपेरिमेंट, बट सिंगल एटम के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट होता है या फिर जो भी कंपाउंड आप बनाते हो वो आप एक बल्क क्वांटिटी में बनाते हो जिसे आप मेजर करते हो, वेटिंग मशीन में आप मेजर करते हो। ऑल राइट, तो यहाँ पर इसी चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बल्क क्वांटिटी के साथ यहाँ डिस्कस करना था, तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। और मोल कॉन्सेप्ट जनरली होता क्या है? ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन हमें ये समझना है कि मोल कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है, इट डील्स विद द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ऑल राइट, और यहाँ पर ये समझना है कि भाई 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल होते कितने हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि भाई एक एटम का मास क्या है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट हाउ मेनी पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन 1 मोल। और 1 मोल को डिफाइन करने के लिए भी कार्बन को ही एज ए रेफरेंस चुना गया। जब एटॉमिक मास को ही रेफरेंस ले लिया गया है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मोल्स को भी डिफाइन करने के लिए क्या किया गया है? यहाँ पर कार्बन को ही चुना गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 मोल। ठीक है, सो पहला सवाल हो जाता है मेरे तरफ से, हाउ कैन यू कैलकुलेट द, क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ 1 मोल। 1 मोल का कितना होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे जोड़ लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 मोल। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसे कैसे कैलकुलेट किया गया? तो देखो साइंटिस्ट ने करा क्या, इस स्टोरी को समझने की कोशिश करना। साइंटिस्ट के पास एलिमेंट का नाम मौजूद था और एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसका एटॉमिक मास भी पता था। ठीक है, दोनों चीज़ उन्हें पता था। तो एलिमेंट और एटॉमिक मास, जैसे कि कार्बन के रेस्पेक्ट में जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 AMU। दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जब भी मैं AMU में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी के मास को, तो ये 1 कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में था। कार्बन को लिया तो 1 कार्बन एटम। अगर मैं नाइट्रोजन को लूँगा तो यहाँ हो जाएगा क्या? 14 AMU। और उसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा क्या? 16 AMU।
बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, जिसे हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज मोलर मास, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम पर मोल, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, बट वी डोंट नो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 मोल। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 1 मोल का कोई वैल्यू पता नहीं है। तो साइंटिस्ट ने करा क्या कि कुछ नए डेटा को लाने से बेहतर था कि उसने क्या करा कि 12 को 12 रहने दिया, जो न्यूमेरिकल नंबर था, बस यूनिट को चेंज कर दिया कि 12 AMU को लिख दिया क्या, 12 ग्राम, और 14 AMU से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 ग्राम, और 16 AMU से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 ग्राम। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई अगर हमने यहाँ पर यूनिट को चेंज कर दिया, एक स्मॉलर यूनिट जो कि एक एटम के मास के लिए यूज होता था, उसे अगर मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूँ, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट कितने पार्टिकल्स होंगे वो नहीं पता, बस अभी मैं इसको 1 मोल मानकर चल रहा हूँ कि 1 मोल पार्टिकल होंगे, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में रिलेशन निकाल दो, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कार्बन के रेस्पेक्ट में ही चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, that should be equal to what, mass of 1 carbon atom, 1 carbon 12 atom into में number of particles present in 1 mole carbon atom। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम दैट इज कंसिडर्ड एट व्हाट, ये हो जा रहा है 12 ग्राम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम यहाँ पर क्या था, 12 AMU, और इसका तो हमें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई इनमें और इनमें जो रिलेशन है, यहाँ से 12 और यहाँ से 12 दैट विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ रह जाएगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ये हो जाएगा क्या बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 ग्राम, इधर कुछ नहीं रहा मतलब 1 ग्राम, अपन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 AMU। और आपको पता है कि 1 AMU को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाता था, 1 ग्राम अपन में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको अगर आप सॉल्व करते हो देन यू विल गेट 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, एंड नाउ वी हैव द numbers that is number of particles present in 1 mole of कार्बन एटम, और इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर कभी भी कोई आपसे पूछे तो डेटा के साथ एक यूनिट जरूर लगाना, दैट इज पर मोल। What is Avogadro number? Then 6.022 into 10 to the power 23 per mole. This is the number of particles present in 1 mole. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ वी हैव द डेटा ऑफ 1 मोल। अब हम लोग यहाँ पर डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द, एक सवाल है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, तो आपको क्या बोलना है, 16 ग्राम पर मोल। इस तरह से आपको यहाँ पर यूनिट यूज करना है, क्योंकि 16 ग्राम कब होगा, जब आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, देन ओनली 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम इसका यूनिट होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है ग्राम एटॉमिक मास का। और यहाँ पर एक और टर्म है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? तो देखो, ग्राम एटॉमिक मास हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर मानकर चलो आपसे एक सवाल पूछा जाए, सिंपल सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
1 मोल ऑफ यू, 1 मोल ऑफ यू, यू मतलब समझ रहे हो, यू लिख दे या फिर AMU लिख दे, इसका क्या वैल्यू होगा? सिंपल है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल का नंबर हमें पता है और 1 यू का भी पता है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? सो वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ यू, 1 मोल ऑफ यू दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा हमारे पास 6.022 into 10 to the power 23, that is the value of 1 mole. And what is the value of 1 u? That is the 1.66 into 10 to the power minus 24 this ग्राम। सो यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर देखो 1 मोल का मतलब क्या हुआ? एवोगाड्रो नंबर, एंड 1 u विच इज इक्वल टू व्हाट? 1 ग्राम। आपको एक रिलेशन मिल रहा है एवोगाड्रो नंबर एंड यूनिफाइड मास का, जो किसके बराबर होता है? 1 ग्राम के बराबर होता है। और यहीं से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ग्राम एटॉमिक मास का। लेट्स सपोज दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ व्हाट? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सपोज दैट हमारे पास कुछ इस तरह से है, मेरे पास क्या है? अगर मैं बोलूँ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? दैट इज 16 AMU, और ये हो जाएगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं करता हूँ क्या? मास ऑफ व्हाट? 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रो नंबर से ये पूरे मास को, क्योंकि ये तो मास था किसका? एक एटम का था। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो वापस से एवोगाड्रो नंबर और यहाँ पर 1 AMU का रिजल्ट है। यहाँ पर देखो ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है और ये क्या है? हमारे पास 1 U है। आप इसे सॉल्व किए थे तो पहले कितना आया था? 1 ग्राम आया था, और इनको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। सो फाइनली यू आर गेटिंग द 16 ग्राम बिकॉज दिस कंटेन्स दिस रिजल्ट। देखो एवोगाड्रो नंबर इनटू यूनिफाइड मास ये मौजूद है इसके साथ, तो मैं इसको कॉमनली क्या बोल सकता हूँ? दिस इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटॉमिक मास। सो यहाँ पर क्या बोला जाता है? दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास। सो 1 ग्राम एटॉमिक मास, ये रिजल्ट आपको समझना है। ये टेक्निकली अब ये क्या कहला रहा है? 1 ग्राम एटॉमिक मास। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसके बेसिस पर कुछ रिलेशन भी आ सकता है। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? यहाँ पर एक रिलेशन डेराइव लिख सकते हो, और ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम एटम that should be equal to what? Avogadro number of atoms, Avogadro number of atoms which is equal to 1 mole of atoms. So यहाँ पर क्या हुआ? 1 gram of atom that should be equal to Avogadro number of atoms, any number of atoms that is equal to 1 mole of atom, 1 mole of atoms. सो ये रिलेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर वर्क करना चाहोगे किसके लिए? ग्राम मॉलिकुलर मास। अगर आप यहाँ पर ग्राम मॉलिकुलर मास के लिए वर्क करोगे तो ग्राम मॉलिकुलर मास ये भी उसी तरह से हो जाएगा। आप यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हो, जैसे कि मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स वाटर है, तो वाटर के रेस्पेक्ट में आप ये रिलेशन लिख सकते हो। सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू व्हाट? यहाँ हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या कर सकते हो? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ये लिख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेम सिमिलर, पहले एटम था और यहाँ पर अब मॉलिक्यूल, और इसके क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे अलग अलग कंपटीशन वाले बुक में। स्टार्टिंग में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब यहाँ पर डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाए तो फिर आपके लिए ये सब पढ़ना कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एक फॉर्मूला और रह गया है जो कि आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हो,
तीन फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसके लिए, क्योंकि आगे हम लोग आएंगे। कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए पहला जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा क्या, गिवन मास, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, अपन में क्या यहाँ हो जाएगा हमारे पास मोलर मास। गिवन मास जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, और जो मोलर मास होना चाहिए वो क्या में होना चाहिए, ग्राम पर मोल में होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड। ऑल राइट, सेकेंड में अगर आपको एक और फॉर्मूला बताया जाता है नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, और जो गिवन वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए, इन लीटर, एंड अपन में क्या हो जाएगा 22.4 लीटर पर मोल एट STP। याद रखना ये गैसेस के लिए यूज होता है जनरली, और यहाँ पर ये देखा गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब अगर आपके पास क्या है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर यहाँ पर 1 ATM है, सो 1 बार रख सकते हो, 1 बार है, देन जो वॉल्यूम होता है गैसेस का दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। कोई भी गैसेस है, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक, एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, इफ यू आर टेकिंग द 1 मोल, अगर आप 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हो उस गैस का, तो आपको क्या वॉल्यूम मिलेगा 22.4 लीटर मिलेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में इसलिए डिफाइन किया गया है इन सभी चीज़ को, क्योंकि अगर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रिजल्ट में डिफाइन करता इस वॉल्यूम को, तो फिर हर एक डेटा अलग अलग साइंटिस्ट फिर यूज नहीं कर सकता था अलग अलग कंट्री के, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अलग है और बाहर की कंट्री का टेम्परेचर अलग है, तो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर में वर्क करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या करा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर में और प्रेशर में वर्क करना पसंद करा और इसे सेलेक्ट करा, इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का जो काफ़ी यूजफुल होता है, दैट इज व्हाट, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन में क्या, अपन में हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो एवोगाड्रो नंबर दैट मीन्स यहाँ पर आप इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हो 6.022 10^23। तो ये डेटा भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज द यूनिट व्हाट, इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, पर मोल होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स का ये 3 फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है आगे के क्वेश्चन को करने के लिए, तो इन सभी फॉर्मूले को आप लिख लो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलना। यहाँ पर देखो पहला जो सवाल है यहाँ पर, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 × 10^25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और शुरुआत में मैंने बोल दिया था न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका। तो अगर मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ऑक्सीजन यहाँ 17 होना चाहिए था और यहाँ 8 होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इस जगह हमें कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये हमारा दे रखा है 12 × 10^25। नो डाउट यहाँ पर अगर 17 है और यहाँ पर 8 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, A-Z, ये फॉर्मूला लगा दो, या A-P जो भी है। तो यहाँ पर A कितना है 17 और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है 8, सो दैट शुड बी इक्वल टू 9। ये हो गया हमारे पास क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन में इतना है, तो अगर मेरे पास 12 × 10^25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 12 × 10^25 ऑक्सीजन एटम। ये तो और आसान हो गया, क्या करेंगे 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 12 × 10^25। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या, कि यहाँ पर 9
12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 × 6, और 10 to the 25 को लिख सकता हूँ 10 to the 23 × 10 to the power 2। अब देखो ना, 10 to the 23 और इंटू में 6 है, इस नंबर को बोला गया है कि आप एवोगाड्रो नंबर मान सकते हो, और यहाँ ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि एवोगाड्रो नंबर के टर्म में ही दिया गया है सारा आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसे मैं क्या मान लिया, एवोगाड्रो नंबर, और रेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1800 Na। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ये हो जा रहा है हमारे पास सी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आपके लिए यूजफुल था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 ऑफ HNO3। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ये तो 126 mu ऑफ HNO3 दे रखा है। इट नेवर मीन्स कि HNO3 का ये मास है, ये सिंगल HNO3 का मास है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 126 ये काफ़ी लार्ज डेटा है, तो मैं इसके हिसाब से नहीं चलूँगा। पहले मैं HNO3 का, तो मास ऑफ 1 HNO3 निकाल लेता हूँ। 1 HNO3, एक HNO3 का मास मैं निकालूंगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ पर 14, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हो जाएगा क्या स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा 48। इनको ऐड करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 48 और 15, इन्हें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 63। दिस इज द मास 63 AMU। तो यहाँ पर दिस इज द मास ऑफ 1 HNO3, एक HNO3 का मास कितना निकला, 63 AMU, जबकि 126 AMU का मतलब क्या हो गया, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसमें 2 HNO3 का मास एक्चुअल में दे रखा है। सो 126 मैं क्या लिख सकता हूँ, 126 AMU ऑफ HNO3 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 HNO3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हमारे पास 2 HNO3 मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हो कि एक HNO3 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम था, 3 यहाँ पर था ना, जबकि 2 HNO3 मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा ऑक्सीजन का, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 HNO3 मॉलिक्यूल, 2 HNO3 मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा 6 ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम है, तो थोड़ा ध्यान में रखना, 60 नहीं लिख रहा हूँ, 6 ऑक्सीजन एटम लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अगर मुझे नंबर पता चल गया तो हमें तो बोल रहा है क्वेश्चन में मोल्स निकालने, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो 6 हमारा था और एवोगाड्रो नंबर यहाँ डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 6/Na। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। फॉस्फेट आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। ऑलराइट, ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से चलते हैं। पहले तो 1 फॉस्फेट में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 PO4 3-, इसमें कितना हो जाएगा। तो देखो फॉस्फेट में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो फास्फोरस का हो जाता है एटॉमिक नंबर 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, और ऑक्सीजन का हो जाता है हमारे पास 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 8, और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया यहाँ पर 32 + 3। इन सबको को मुझे जोड़ कर देखना होगा, तो 15 × 3 यहाँ हो गया 18 और 32, तो ये हो जा रहा है हमारे पास क्या, ये हो जा रहा है हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कि एक फॉस्फेट में हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, बट 1 फॉस्फेट तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर तो 9.5 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मोलर मास, और गिवन मास हमारा क्या दे रखा है, दैट इज नथिंग बट 9.5 ग्राम अपॉन में मोलर मास क्या हो जाएगा। तो देखो मोलर मास आप निकालो ना, साइड में मैं निकाल देता हूँ। फास्फोरस को जाता है 31 और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या 64, तो
तो ये हो जाएगा 95। देखो ये 3 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी ना मास में इंक्लूड होता है, पहले भी हम लोग करके देख चुके हैं अभी जस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 95 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास। और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.1 यहाँ पर मोल मिलेगा। 0.1 मोल का मतलब क्या हुआ कि 0.1 अगर मैं इसके हिसाब से चलूं नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन, तो मेरा क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन नंबर, तो वो तो अभी दे नहीं रखा है, सो गिवन नंबर अपॉन में क्या होता था, एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.1 मोल आया है, एवोगाड्रो नंबर को रहने दो तो नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन निकल जाएगा। जो गिवन नंबर था वो अभी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर गिवन नंबर वही नंबर निकल जाएगा हमारे पास। सो नंबर ऑफ व्हाट, फॉस्फेट आयन, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 Na। एक चीज ध्यान में रखो, आप डायरेक्टली यहाँ पर से भी डायरेक्टली लिख सकते थे, 0.1 मोल है ना, तो 0.1 मोल, 1 मोल में 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल होते हैं, तो 0.1 मोल में कितना होगा, 0.1 इंटू 6.022। जिसे बोलते हैं ना कि एक डजन में 12 क्या होते हैं, मान लो कि एक डजन में 12 बुक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 डजन में क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 12। तो 1 मोल में जो एंटिटीज होते हैं वो कितने होते हैं, 6.022, या फिर Na एंटिटीज होते हैं। तो उसी तरह से 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 0.1 इंटू Na, या फिर 0.1 इंटू 6.022 इंटू 1023, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा चलेगा। तो नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन क्या हो जाएगा, 0.1 Na, इस तरह से लिखा जा सकता है। और जैसे हमें नंबर पता चला और 1 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जब 50, तो मैं बोल सकता हूँ, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 0.1 Na इंटू में क्या हो जाएगा, 50। सॉल्व करने पर क्या आएगा स्टूडेंट, 5 Na। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह का आंसर दे रखा है, यस यहाँ दे रखा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर पीस। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, मोलर मास। गिवन मास हमारे पास 0.635 ग्राम है, अब मोलर मास थोड़ा ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर वो है ग्राम पर मोल, 63.5 ग्राम। आजकल तो ये वैल्यू दे दिया रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर भी ना, जैसे कॉपर का हुआ, सिल्वर का हुआ, गोल्ड का हुआ, इनका मास आप ध्यान में रखोगे तो सही रहेगा। शुरुआत से लेकर 30 तक का मास याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखो 0.635 है तो 635, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1000, और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 635, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जा रहा है 0.01, ये हो गया हमारे पास मोल। ये तो हमारे पास मोल के टर्म में निकल गया। अब मैं इसे क्या करना चाहूँगा, जैसे 1 मोल में है तो 0.01 मोल निकला, तो इसका एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 1023। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉपर एटम, ये कॉपर एटम निकल गया हमारे पास, और यही निकालने के लिए बोला गया था। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 1021, ये आंसर आ जा रहा है। तो बस इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, 23 करो 6.022 करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए 0 पॉइंट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो इसे हम लोग सॉल्व करने में क्या करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 112 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। देखो वॉल्यूम कुछ भी दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिजाइन है। तो 112 ml हो गया, और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 112 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज द वॉल्यूम। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला पता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। सो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और ये भी हमारे पास लीटर होगा, मोल। सो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 112 इंटू 10⁻³ और अपॉन में क्या हो जाएगा, 22.4, यहाँ हो जाएगा, ये मोल में आ जा रहा है। सो यू आर गेटिंग द मोल,
ये आपको क्या मिल जाएगा, मोल में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, सो इफ़ यू आर सॉल्विंग दिस यू विल गेट लाइक व्हाट, आपको क्या मिलेगा 112 और 2 to 4 दैट मीन्स 1/2 इंटू 10⁻²। यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा मिल रहा है 0.5 इंटू 10⁻², इतना मोल मिल जाएगा। अब जैसे ही मोल्स निकला तो आप मास निकाल ही सकते हो। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सो यहाँ पर इस डेटा को पुट कर देना 0.5 इंटू 10⁻², यहाँ हो जाएगा 16 और ये वेट हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ये डेटा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.08 ग्राम। कितना आ रहा है, 0.08 ग्राम आ रहा है। तो इस डेटा को थोड़ा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग मासेस। हमें मास के ये करना है, रीअरेंज करना है। ऑल राइट, ये हो जाएगा 0.5 मोल ऑफ O3 दे रखा है एंड 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। हमें इसके ऑर्डर को ये करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मोल्स आपको दे रखा है तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। मोल्स हमारा कितना दे रखा है 0.5, गिवन मास हमें ये तो वेट निकालना ही है हमें। मोलर मास क्या हो जाएगा 48, तो वेट जो हमारा आ जा रहा है 48 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 24 ग्राम। ये मैंने फर्स्ट के लिए सॉल्व कर दिया। सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो सेकंड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहीं पर ट्रिक है, देखो यहाँ एटम ऑफ ऑक्सीजन बोला है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। ये टेक्निकल टर्म है जो हम लोग पहले देख रखे हैं कि क्यों यूज करते हैं 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर 0.5 ग्राम दे रखा है, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 8 ग्राम, क्योंकि 0.5 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 8 ग्राम। अब 0.5 ग्राम, देखो 0.5 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि जो 1U और एवोगाड्रो नंबर का जो रिजल्ट है ना उसको मैं मान लेता हूँ क्या कि वो 0.5 आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं क्या, मास इसका भी पता चल गया। तीसरा नंबर पर हम लोग आते हैं 3.011 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो यहाँ से मोल्स हमें पता चल जाएगा। गिवन नंबर कितना है 3.011 इंटू 1023 और एवोगाड्रो नंबर तो हमें पता होता है 6.022 इंटू 1023। सॉल्व करने पर मोल्स कितना आएगा 1/2 मोल। कौन सा आएगा, O2 आएगा। अगर 1/2 मोल O2 है तो यहाँ पर मैं इसका मास निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। सो यहाँ पर 1/2 आया। मोलर मास हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 32 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मैंने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर वेट, तो वेट हो जाएगा हमारे पास क्या 16 ग्राम। ये हो जा रहा है हमारे पास 16 ग्राम। देखो थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। लास्ट वन फोर्थ, हम लोग फोर्थ का देख लेते हैं। फोर्थ वाले को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर उसी तरह से मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास वॉल्यूम दे रखा है, ओके 5.6 एंड 22.4, ये हो गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 1/4 मोल में आ जा रहा है। और उसके बाद 1/4 मोल निकलने के बाद मास लोग निकाल ही सकते हैं। सो यहाँ पर 1/4 गिवन मास हमें पता नहीं, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना 44 आएगा, ठीक है। तो वेट हमारा कितना आएगा 11 ग्राम। अब देखो सारा डेटा मैंने निकाल दिया, अब तो कर सकते हो ना 24 ग्राम सबसे ज़्यादा, फिर इधर 16 आ रहा है, इधर 11 आ रहा है, उधर 8 आ रहा है, मतलब सेकंड वाले का सबसे कम हो रहा है। तो फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा और सेकंड वाले का सबसे कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है 8 ग्राम है बाकी सब में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पर आप ऑप्शन ए लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। उसी तरह का क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई पहला देखो ना 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 32 AMU।
32 MU मतलब 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर ना भी कैलकुलेट करो तो पता चल जाएगा, आंसर तक तो जाना है हमें। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर। सो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन तो 14 और इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये हो जा रहा है। थर्ड के लिए हमारे पास एक और है, क्या दे रखा है, 1 इंटू 10⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या होता है, तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन ये किसके बराबर होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 16 ग्राम हो जाता है। ओके, लेकिन अगर दे रखा हो अगर आपके क्वेश्चन में कि 1 इंटू 10⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10⁻, यहाँ पर -10 इंटू 16 इतना ग्राम हो जाएगा। लास्ट वन, दिस इज द फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। फोर्थ में क्या हो जाएगा, इसी तरह से मैं कॉपर के लिए निकालूंगा, तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, मैं डेडली कर देता हूँ यहाँ पर 1 इंटू ये बोल रहा है ना, तो 63.5 इंटू 1 इंटू 10⁻10 ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से तो कॉपर का निकल गया, 63.5 इंटू 10⁻10 के ऑर्डर में है, तो कॉपर का सबसे ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन का हो रहा है, वो भी -10 के ऑर्डर में है। बाकी तो हमारा 24 के ऑर्डर में है, ये हमारा 14 हो जा रहा है और ये हमारा 32 हो जा रहा है। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ये भी ऑप्शन 1 में ही जा रहा है आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एस्पिरिन है द फॉर्मूला ऑफ दिस, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन ए टैबलेट वेटिंग 360 मिलीग्राम। ऑल राइट, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि एस्पिरिन का जो फॉर्मूला है वो कितना है, C9H8O4 है, और यहाँ पर वेटिंग दे रखा है इस टैबलेट का। ऑल राइट, मोल्स निकाल लेते हैं ना, मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है, 360 मिलीग्राम, तो 360 हो गया, यहाँ मिलीग्राम बोल रहा है तो 10⁻³ यहाँ पर ग्राम कर दो, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या करना है, तो मोलर मास हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 9 दैट इज 108, ये हो गया इसका। और हाइड्रोजन हो जा रहा है यहाँ पर 8, और ऑक्सीजन बोल रहा है यहाँ पर कितना, 64। इसे ऐड कर लो, ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16 और 4 20, तो ये हो जा रहा है कुछ इस तरह से 6 8, और यहाँ पर ये दैट इज 180, ये आ जा रहा है हमारे पास 180। तो मोल्स हमारे पास कितना निकल रहा है, यहाँ हो जा रहा है 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ग्राम पर मोल था ना, ये हो जाएगा हमारे पास मोल, 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर मोल निकल गया। तो आप देखो ना कि 1 मोल में 4 ऑक्सीजन, अगर मैं इसका 1 मोल ले लेता हूँ तो उसमें कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 10⁻³ में कितना होगा, कैलकुलेट कर ही सकते हो आप। तो आप बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ C9H8O4 कंटेन्स, क्या बोलोगे, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आ गया, देख के पता चल रहा है। तो भाई 2 इंटू 10⁻³ मोल अगर यही कंपाउंड मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 10⁻³, और क्योंकि यहाँ एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में दे रखा है तो मोल को भी क्या करो, नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20, यहाँ पर 3 इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो ना, यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 6.022, तो 8 इंटू 6.022 पूरा इसको सॉल्व करोगे, और यहाँ पर -3 में भी दे रखा है। तो मेरे हिसाब से देखो, अब इसको रेंडमली कर लो ना, 4 2 जा
8, 8 6 जा 48, और इधर क्या आ जाएगा 48 इंटू 10⁻20 आ जा रहा है। तो मैं इसको अगर किस तरह से लिखता हूँ, 4.8 अगर लिखता हूँ तो मैं इसको क्या करना होगा, 4.8 लिखूंगा तो 10⁻21 करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। यहाँ पर देखो फिर क्या है, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो भाई 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, पहले ही प्रूव कर रखे हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है 11.2 लीटर ऑफ ये, तो देखो ना यहाँ हो जाएगा 1 ग्राम, है पूरा रिलेशन लिख देता हूँ, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के बराबर। ठीक है, एटम नाइट्रोजन एटम के बराबर, नॉट द मॉलिक्यूल, ओके, क्योंकि नाइट्रोजन ने एटम के रिश्ते में बात किया है वहां। सो यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम होता है, तो ये तो आंसर सही है। रह गया इसमें एक और आंसर सही हो सकता है, ये मल्टीपल सिलेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। 11.2 लीटर ऑफ N2 एट NTP, तो यहाँ पर चलो ना इसमें सबसे पहले ए के हिसाब से तो मेरा सही है, बी के हिसाब से देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे मोल्स निकाल लेते हैं। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2, और यहाँ पर मोलर वॉल्यूम जो होता है एट HTP 22.4, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये क्या निकल कर आया मोल N2 निकल कर आया। सो 1/2 मोल N2 का मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, ये इसके इतना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाफ मोल में क्या है, हाफ मोल N2 है और एक N2 में 2 नाइट्रोजन है, दैट शुड बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास ही तो होता है 14 ग्राम, और 1 मोल नाइट्रोजन एटम को ही तो कहते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये भी सही है हमारा। रह गया यहाँ पर, अगर ये सही है तो ये ऑफ कोर्स ये तो गलत हो जाएगा, हमारे पास ये डबल निकल जाएगा, और रह गया 6.023 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, यहाँ पर भी मोल्स जो निकल जाएगा वो 1 मोल N2 निकलेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलेगा 1 मोल N2 निकलेगा, जिसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एंड ए एंड बी दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, ये किसमें आया है, ये मेन जून 25 में आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल दिया, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6 इज दिस, द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस उसी तरह से करना है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, यहाँ पर मोल्स निकाल लेना। यहाँ पर मैं इसको हिंट दे दे रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास में हमारे पास कितना दे रखा है 681 ये दे रखा है। अब मोलर मास आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर सारा मोलर मास जैसे C7 है ना, तो C7 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 84 हो जा रहा है, 12 इंटू 7, हाइड्रोजन का रेशियो आ जाएगा 5, नाइट्रोजन हो जाएगा हमारे पास 42, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 96। सभी को ऐड करके यहाँ पर इसका मोलर मास निकाल लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो भी है यहाँ पर 549 एंड 2 11 एंड 6 7, ठीक है 17, और यहाँ पर हो जाएगा 8 एंड 4 12 एंड 9, तो इनको जोड़ने पर हो जाएगा 21 और 21 22 23, ऑल राइट। तो इस डेटा को मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ और आंसर में बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके आप बता देना। ये हो जाएगा हमारे पास 227, ये आ जा रहा है हमारे पास ग्राम और ग्राम पर मोल, ओके। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 3 मोल, ये आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन का पूछा है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो भाई 3 मोल तो इसका निकला, ये सब्सटेंस हमारे पास है, तो इसका 1 मोल में कितना नाइट्रोजन है 3, तो 3 मोल में कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये पूरा सॉल्व कर लो। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, पूरा सॉल्व करने पर हमें तो एक डेटा पूछ रहा है और पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर 21 ऑर्डर रखना है, उसके बाद जो एक्स रह जाता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा दैट विल बी 541, यहाँ पर हो जाएगा क्या 9.8 इंटू 10⁻21। इस डेटा को आप फॉलो करना, दैट शुड बी द आंसर। ये इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आज के लिए, ये काफ़ी है।
इस तरह से इसका आगे भी हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो इस पर हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।